बोल रही हूँ, रुको। तो एक चीज याद रखना कि ऐसे जैसे डायरी है ना, तो कैसे लिखोगे उसमें, बहुत आराम से। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस मैम। यस तो यहाँ पे लिख लिया यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसकी फॉर्म की डेट, कि डेट वो कब रिलीज होगा, रिलीज कब है, और लास्ट डेट कब है, ठीक है। ये लिख लेना और साथ में कॉन्टैक्ट नंबर रख लेना। कोई ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर तुम्हें मिल गया। हमेशा हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जैसे मैं टाइप करूंगी गूगल पे दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मैं कैसे उसकी ऑफिशियल साइट पे जाऊंगी। अच्छा मेरा क्रोम बंद है इस टाइम, ओहो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ जाऊंगी तो मैं जाऊंगी दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। कैसे मिलेगी मुझे, कुछ भी खुलता है इसमें, वैसे तो डर लगता है, ठीक है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट मुझे दिख रही है, ये देखो www.du.ac.in, राइट। तो ये यहाँ पर ये ऊपर लिखा होता है यूनिवर्सिटी का लिंक, तो वहाँ जाना है। जैसे ये लिखा है UGA एडमिशन डॉट, यहाँ वहाँ कहीं नहीं जाना तुमको, यहाँ बहुत लिंक मिलेंगे तुमको, ठीक है। www.exam.du, तुम्हें मेन जाना है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल साइट पे। जाओगे तो तुमको नोटिफिकेशंस वहाँ पे दिख जाएंगे, नहीं समझ आए तो पूछ लेना, ठीक है। तो ऐसे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है हमेशा, क्योंकि वहां से कंफर्म होता है कि कब है डेट कब नहीं, ओके। यस मैम। यस मैम। और यूट्यूब पे हर फॉर्म भरने की ना पूरी टेक्निक दे रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो तुम उसका फायदा उठाया करो। तुम वहाँ पे लिख सकते हो ये पर्टिकुलर फॉर्म मुझको भरना है, तो वो पर्टिकुलर फॉर्म भरने का स्टेप वाइज मैनर में दे रखा होगा। इतना अच्छा है यूट्यूब पे। अच्छा अंशुल, अलग से नहीं होता अब? अच्छा, लेट मी चेक, आई एम नॉट श्योर। ओके, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड अब आ रहा है मार्च तुम्हारा, तो फेब्रवरी एंड तक बस देखो, तुम्हारा बस इतना ही टारगेट होना चाहिए 12th के परस्पेक्टिव से, कि 12th कंप्लीट प्रिपेयर होनी चाहिए इन मार्च में पूरी 12th प्रिपेयर करके आना। अब बोर्ड्स में कुछ चैप्टर तो नहीं आ रहे हैं, तो जो चैप्टर नहीं आ रहे, जो इसेंशियल थे, वो अभी भी तुम पढ़ सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग लेक्चर है। रिकॉर्डिंग लेक्चर देख के तुम्हें बस क्वेश्चन लगाने हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम नहीं है ये। जैसे कि कुछ ये इवोल्यूशन का चैप्टर, एक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और एक हेरिडिटी वाला। ये चैप्टर के ना, ये वाले चैप्टर प्रिपेयर करके रखना फेब में, नहीं तो मार्च के फर्स्ट वीक में, जब भी टाइम मिले ना मार्च में या फेब के एंड में, ये चैप्टर को प्रिपेयर करके रखना, ठीक है। वीडियो प्लस पीवाई के, क्योंकि जब तुम अप्रैल में आओगे ना, फिर तुम्हारे पास 12th बहुत सॉलिड होगा। फिर हम फटाफट से 11th रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो हम प्रिपेयर करके पेपर देंगे और हो जाएगा पेपर, इतना कोई मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें प्रिपेयर रखना है। याद रखना, जो तुम पढ़ रहे हो ना, उसको ऐसे पढ़ना कि दोबारा इसे नहीं पढ़ना है मैंने, इसके बाद मैंने सीधा पेपर देना। तो जो भी पढ़ रहे हो उसको उतनी ही अंडरस्टैंडिंग से पढ़ना, ओके। समझ आई, फोकस के साथ। सो डोंट थिंक अबाउट कि यार ये तो कर लिया, बाकी का तो रह गया। बाकी का छोड़, जो कर रहे हो उसको अच्छे से कर, नहीं तो वो भी रह जाएगा। तो तुम्हारे को अगर 6 चैप्टर ही पढ़ने हैं ना बोर्ड्स के लिए, तुम 6 चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ना कि नीट के जो लास्ट वीक होगा ना, उस दिन तुम उन 6 चैप्टर को उठा के सिर्फ रिवाइज करो, तुमको पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। वो इतने अच्छे से प्रिपेयर करना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इतने अच्छे से प्रिपेयर होगा ना, बहुत अच्छा एज मिल जाएगा तुमको। अप्रैल में यू विल रियलाइज कि तुम्हें बहुत सॉलिड तरीके से एक चैप्टर आता है, जिसके हमेशा फुल सिलेबस टेस्ट सही होंगे। समझ आई? तो जो तुम पढ़ रहे हो उसको अच्छे से करना है, ये मत सोचना वो भी कर ले वो भी कर ले। पूरा सिलेबस करने से पेपर नहीं क्रैक होता, समझदारी से क्रैक होता है, ओके। तो जो कर रहे हो वो अच्छे से करना है, दैट्स द फोकस, ओके। सबको क्लियर है ये बात? यस यस मैम। मैम। चलो, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की रीडिंग कर रहे थे, क्योंकि हमें लग रहा था चैप्टर कठिन, राइट। तो मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन कहाँ मिलेगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। रेनफॉरेस्ट। सबसे कम प्रेसिपिटेशन कहाँ मिलेगी? डेजर्ट्स। डेजर्ट्स। और सबसे कम टेम्परेचर कहाँ मिलेगा? अल्पाइन एंड आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ मिलेगी? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड। और ट्रॉपिक के नीचे क्या बनाना था मैंने? टेम्परेट। टेम्परेट। नाइस, ए अच्छा करिए ना, जो चीज़ अच्छे से करो ना फिर वो याद रह जाती है। दैट्स द ट्रिक। अब तुम्हें ये जल्दी नहीं भूलेगा, तुम दूसरी बार पढ़ रहे हो। चलो, रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर पढ़े। ये कॉन्फॉर्मर, रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर हम कल समझ चुके हैं, एक बार रीड कर लें इसको फटाफट, यस मैम। अंडरलाइन कर लेंगे जिसकी जरूरत है, ठीक है। हैविंग रियलाइज दैट द एबायोटिक कंडीशन ऑफ मेनी हैबिटेट में वेरी ड्रास्टिकली इन नेचर, ड्रास्टिकली मतलब बड़े बुरे तरीके से हो जाता है, ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। अभी ठंड था, एकदम से गर्मी हो गई, ठीक है। We know
We now ask how the organism living in such habitat cope up or manage with stressful condition. वो कह रहे हैं हमने देखा कि एबायोटिक कंडीशन कभी भी चेंज हो जाती है, अगर ड्रास्टिकली चेंज हो रही है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कैसे कर रहा है, अब हम उस पर ध्यान देंगे. But before attempting to answer this question, we should perhaps first ask why a highly variable external environment should bother organism after all. ये कह रहे हैं ये जानने से पहले कि जब environment बदल रहा था मैंने वहाँ पे कैसे सर्वाइव करा, पहले मेरे को ये जानना है कि मुझे सर्वाइव करने की जरूरत है वहाँ पे, मतलब मेरे को कोई चेंज लाना है या मैं रह लूंगी. सो कहाँ गया, कहाँ चला गया. One would expect that during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal body environment that permit all biochemical reaction and physiological function to proceed with maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. This constancy, for example, could be in terms of optimal temperature, osmotic concentration of the body fluid, etc. अब ये पता है क्या बोल रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ में, ये एक ही बात बोल रहे हैं. हम ये सोचते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने शरीर को मेंटेन कर सकते हैं, है ना, बाहर चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो चाहे पतझड़ चल रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है. ठीक है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट है. मेरे टेम्परेचर में एक ऑस्मोलैरिटी है, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन है. ठीक है, तो ये मेंटेन जो है इसकी वजह से मुझे बाहर के एनवायरनमेंट से फर्क नहीं पड़ता ना, मेरी बॉडी मेंटेन कर लेती है. तो हर ऑर्गेनिज्म को ऐसा करना चाहिए, ये तो अच्छी बात है ना. तो फिर हर ऑर्गेनिज्म ऐसा ही है क्योंकि हमारे पास कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्यों एग्जिस्ट करते हैं, राइट. तो ये क्वेश्चन है कि इवोल्यूशन ने अगर ये इतना अच्छा फीचर है तो सबकी इवोल्यूशन ऐसे हो जानी चाहिए थी ना, पर ऐसे हुई नहीं. आइडियली then the organism should try to maintain constancy of its internal environment, a process called homeostasis. तो constancy of internal environment is process called homeostasis. तो बेटा homeostasis की definition आ सकती है, तो इसकी definition एक प्यारी सी लिख लेना, आ सकती है तुम्हें लिखने के लिए, नीट में भी तंग कर सकती है. ठीक है, तो होमोस्टेसिस सिर्फ इंटरनल टेम्परेचर नहीं होता, ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन है, सब कुछ होता है. ठीक है, डिस्पाइट वेरिंग एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन दैट एंड टू अपसेट दिस होमोस्टेसिस. तो वो कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए था कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर सबका मेंटेन रहे, लेकिन ऐसा होता नहीं है. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. लेट अस टेक एन एनालॉजी टू क्लैरिफाई दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. कह रहे हैं एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज अ पर्सन इज एबल टू परफॉर्म हिज आर बेस्ट व्हेन द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस. तो ये रहा हमारा बच्चा, बच्चे का नाम है हेमराज, रख लेते हैं, बच्चे का नाम है हेमराज. ये रहा हमारा हेमराज. ठीक है, बावला. तो हेमराज का क्या है, हेमराज का वो सिंपल है. देखो ये बढ़िया से काम कर सकता है जब बाहर का टेम्परेचर हो 25 डिग्री सेल्सियस. ये बढ़िया से रोटी वोटी बनाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, सब करेगा. एंड विच इज टू मेंटेन इट सो इवन व्हेन इट इज स्कॉचिंग हॉट और एक्सट्रीम फ्रीजिंगली कोल्ड आउटसाइड इट कुड बी अचीव एट होम इन द कार. ओके, अब इसका 25 डिग्री सेल्सियस में बढ़िया से काम करता है. मान लो ये कंडीशन ए है. कंडीशन बी में मैंने क्या देखा, मैं डेफिनेशन वाली लाइन मिटा रही हूँ. ठीक है, कंडीशन बी में मैंने क्या देखा कि बाहर का टेम्परेचर हो गया लेट्स से 45 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो हेमराज ने क्या किया, अब उसको तो अंदर 25 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन करना है अपनी बॉडी के अंदर. तो हेमराज जाके भाई साहब बैठ गए कार के अंदर ऐसे एसी चला के. ठीक है, बढ़िया गर्मी में. और जब ठंडी हो गई, थर्ड कंडीशन है कि बाहर होगी ठंड, तो हो गया लगभग 10 डिग्री सेल्सियस. तो हेमराज क्या करेगा, घर के अंदर जाएगा और हीटर चला के बैठ जाएगा. ठीक है, देख रहे हो हेमराज पतला सा होता जा रहा है. ओके, देन हिज परफॉर्मेंस वुड ऑलवेज मैक्सिमम रिगार्डलेस ऑफ वेदर अराउंड हिम. तो हम ये कह सकते हैं कि हेमराज ये तीनों कंडीशन में अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है क्योंकि वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहा है चेंजेस कर करके. नाउ हियर इज द पर्सन होमोस्टेसिस. हेमराज की जो होमोस्टेसिस है, पर्सन या पर्सन हमारा अब हेमराज है. ठीक है, तो हेमराज की जो होमोस्टेसिस है, आ गया, इज अकम्प्लिश्ड नॉट थ्रू फिजियोलॉजिकल बट आर्टिफिशियल मीन्स. अब तुम देख रहे हो इंसान के केस में उसकी फिजियोलॉजी में तो कोई चेंज नहीं आया, पर उसने आर्टिफिशियली मेंटेन कर लिया. ठंड हुई तो हीटर चला लिया, गर्मी हुई तो एसी चला लिया. तो आर्टिफिशियल मीन से उसने अपनी बॉडी मेंटेन करनी. हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉप विद द सिचुएशन. अब कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मान लो कोई कैट है. अब कैट कैसे मेंटेन करेगी, इसे समझते हैं. ठीक है, इतनी बात समझ आई एग्जाम्पल में क्या हो रहा है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो बोल रहे हैं, अगर मैं तुमको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं ये, तो ये सिंपली तुमको क्या कहना देते. देखो पहली चीज, पहला क्वेश्चन दिमाग में जो आता है, व्हाई ऑल ऑर्गेनिजम्स नॉट वार्म ब्लडेड. अगर वार्म ब्लडेड होना इतना अच्छा है,
कि शरीर का टेम्परेचर खुद से मेंटेन रहेगा। ठंड होगी तो मैं शिवर करके अपनी बॉडी गर्म कर लूँगी, गर्मी होगी तो स्वेटिंग होकर मेरी बॉडी खुद को कोल्ड कर लेगी। तो सारे वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं हो गए? उसका आंसर क्या होगा? क्या लगता है क्यों नहीं है? Because it requires a lot of energy to maintain homeostasis. इसका आंसर है ये। बेटा होमोस्टेसिस होती है ना शरीर का कांस्टेंट टेम्परेचर और ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने का जो फीचर है, इसको ना बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, ठीक है। यानी कि मैं कर सकती हूँ क्योंकि मैं खाना भी ले सकती हूँ उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन अब वही चीज़ किसी प्लांट के लिए करना मुश्किल है, वही चीज़ किसी डॉग के लिए करना मुश्किल है, ठीक है। तो एक तो उनको खाना ढूंढना, हैबिटेट की रक्षा करना, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड काम है। उसके ऊपर जो खाना उन्होंने ढूंढा वो अपनी बॉडी की एनर्जी मेंटेन करने में करेंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो क्या होता है, जैसे रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं, ये क्यों नहीं है वार्म ब्लडेड एनिमल? डॉग इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल, सॉरी। तो ये क्यों वार्म ब्लडेड एनिमल नहीं है? क्योंकि बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है होमोस्टेसिस। इस वजह से सारे ऑर्गेनिज्म इतनी एनर्जी अफोर्ड नहीं कर सकते वेस्ट करना अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, राइट? समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सिर्फ हायर ऑर्गेनिज्म है जो इतना अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म नहीं अफोर्ड कर सकते। तो वो कहते हैं हम कोल्ड ब्लडेड ठीक है भाई, हमें वार्म नहीं होना। ओके, अब ये तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स देने वाले हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है। रेगुलेटर क्या है, ठीक है, कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, और माइग्रेट और सस्पेंड क्या कंडीशंस होती है। तो 4 चीजें तुमको पढ़नी है, ठीक है। इन पे पैराग्राफ पे क्वेश्चन बन सकता है और नीट में भी आ सकता है आराम से। आई थिंक कंपेयर होकर क्वेश्चन आते हैं, तो पढ़ के देखते हैं कौन है। बेटा अंशुल, अगर तू अपने घर से बाहर निकल और सामने देख, तेरे को पेड़ दिख रहे हैं, तो तेरे को पेड़ों की एक रेंज दिखेगी। पहले तो ऐसे पेड़ दिखाई दे, पेड़ सॉरी, टॉप, हाँ पेड़ भी कह सकते हैं। एक पैटर्न दिखाई देता है, जैसे पहाड़ होते हैं तो तुमको दिखते हैं ना, पीछे ऊंचे वाले पहाड़ होंगे, आगे थोड़े कम हाइट के पहाड़ है, तो तुझे पीछे के पहाड़ भी दिख रहे हैं। तो ये जो अरेंजमेंट होगी ना माउंटेन्स की, दैट इज ट्रोफोग्राफी। जो आपको किसी भी सीनरी की विजुअल दिखता है ना, वो उसकी ट्रोफोग्राफी होती है। पेड़ कैसे अरेंज्ड है और माउंटेन्स कैसे अरेंज है, उसको टोपोग्राफी कहते हैं। Okay, now regulate. Some organism are able to maintain homeostasis. कुछ organism maintain कर पाते हैं by physiological और behavioral means. Physiological मतलब शरीर के अंदर चेंज आ जाए, और behavioral means मतलब हरकतों में कोई चेंज आ जाए, which ensure constant body temperature, constant osmotic concentration, etc. यानी कि homeostasis का मतलब क्या है? constant body temperature भी है, और क्या है, कांस्टेंट ऑस्मोलैरिटी भी है, मतलब आयन, सोडियम पोटेशियम सही नंबर में, एंड एक्सेट्रा। और भी चीजें हैं, जैसे पीएच भी होता है, वो मेंशन नहीं करते। तो याद रखना, होमोस्टेसिस इज नॉट जस्ट, अगर स्टेटमेंट आए होमोस्टेसिस इज द एबिलिटी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर ओनली, तो वो ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ओनली नहीं है, उससे ज्यादा रीजन है, राइट? समझ आई? Yes, ma'am. तो ऐसे ma'am. ऑर्गेनिज्म जो खुद से रेगुलेट कर लेते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से रेगुलेट कर लेते हैं, उसके एग्जांपल है सारे बर्ड्स एंड मैमल्स एंड ए वेरी फ्यू लोअर इनवर्टिब्रेट्स, लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। कुछ स्पीशीज हैं जो कर सकती है, तो तुम्हें यहाँ मेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, एनिमल किंगडम में देख लेंगे, ऐसे तो कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हमें यहाँ से बर्ड्स पता चल गए और मैमल्स पता चल गए, राइट? तो ये एग्जाम्पल्स है ना, एग्जाम्पल्स है, यानी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, राइट? थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, कुछ मेंटेन कर लेते हैं इंटरनल टेम्परेचर, कुछ ऑस्मोलैरिटी भी मेंटेन कर लेते हैं इनवर्टिब्रेट की स्पीशी ना। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी जो इवोल्यूशन पढ़ते हैं, believe that the success of mammal is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive, मतलब रह सकते हैं, whether they live in Antarctica or in Sahara Desert. thrive मतलब रह सकते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कुछ इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट मानते हैं, लाइन ये इंपॉर्टेंट है, सक्सेस, कितने मैमल्स इतने सक्सेसफुल क्यों है कि तुम यार पोलर रीजन में इग्नू बना के रह लेते हो, बर्फ वाले घर, और सहारा डेजर्ट में भी तुम रह लेते हो, क्यों? क्योंकि उनके पास होमोस्टेसिस है। तो हम ऐसे मानते हैं इसकी वजह से वो इतने अच्छे से स्प्रेड है। क्लियर ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो आगे आओ। द मैकेनिज्म यूज्ड बाय मोस्ट मैमल टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, कैसे रेगुलेट किया हमने उसकी बात कर रहे हैं, आर सिमिलर टू द वन दैट वी ह्यूमन यूज। कह रहे मोस्टली जितने मैमल्स है ना, हमारी तरह ही अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। कैसे? We maintain a constant body temperature of 37 degrees Celsius in summer when outside temperature is more than our body. बाहर हो गया 47. We sweat profusely, बहुत ज़्यादा पसीना आता है। The resulting, जब पसीना आता है तो वो लिक्विड है, अब जैसी हवा तो चलती रहती है,
जैसी हवा उस पर पड़ेगी तो पानी भाप बन के उड़ जाएगा, और जब भी पानी उड़ता है तो पीछे सेंसेशन छोड़ के जाता है कूलिंग की। यही बात इंग्लिश में लिखी है। वी स्वेट प्रोफ्यूसली, द रिजल्टिंग इवेपोरेटिव कूलिंग सिमिलर टू व्हाट हैपन विद द डेजर्ट कूलर इज इन ऑपरेशन। जैसे कूलर के साथ होता है वैसे हमारे साथ होता है। ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर, तो वो ठंडी ठंडी फीलिंग से हमारी बॉडी को अच्छा लगता है, बॉडी टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। इन विंटर जब ठंडी आ गई, व्हेन द टेम्परेचर इज मच लोअर देन 37 डिग्री सेल्सियस, वी स्टार्ट टू शिवर। तो शिवरिंग इज काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज विच प्रोड्यूसेस हीट, इसकी वजह से हीट होती है, एंड रेज द बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। प्लांट्स ऑन द अदर हैंड डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर, तो प्लांट्स रेगुलेटर नहीं है, राइट? तो लिख लो यहाँ, नॉट अ रेगुलेटर। तो जो रेगुलेट कर पाते हैं बॉडी टेम्परेचर को, उसको या ऑस्मोलैरिटी को, उसको हम कहते हैं रेगुलेटर्स। ठीक है, क्लियर? Yes, ma'am. इस लाइन को तुम अंडरलाइन कर सकते हो, क्योंकि आजकल जो लंबे से क्वेश्चन आ रहे हैं ना कंसेप्शन में, उसमें तुम्हें खिसेड़ सकते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, बाकी तो तुम समझ जाओगे। चले आगे। Yes, ma'am. तो यहाँ कहीं साइड में लिख लेना कि ये ना एग्जाम्पल है, अपने पेपर से पहले एक बार रीड कर लेना, तुम्हें आंसर लिखने में मदद करेगा। कॉन्फॉर्मर्स पढ़े ना? Yes, कॉन्फॉर्म इज अ फीचर, बॉडी टेम्परेचर ना रेगुलेट कर पाना। कॉन्फॉर्मर वो होते हैं जो कॉन्फॉर्म कर सकते हैं, तो कॉन्फॉर्मर एक इंडिविजुअल को कह देंगे, कॉन्फॉर्म कर पाना उनका फीचर है। जैसे आई एम ए रेगुलेटर, मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकती हूँ, इस फीचर को मैं रेगुलेट कहूंगी और मुझे खुद को रेगुलेटर कहूंगी। ये बात समझ आई? यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाइम कैसे भागता कैसे है ये इतनी जल्दी। एंड ओवरवेलमिंग, बहुत ज्यादा मेजॉरिटी 99% ऑफ एनिमल्स, 99% ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स, देखो 99% एनिमल बोला है और नियरली ऑल प्लांट बोला है, सारे प्लांट नहीं बोल रहा है, नियरली, लगभग। ठीक है, मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर, देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द कैन नॉट मेंटेन। हाँ जी, 99% एनिमल है जो कॉन्फॉर्मर्स है, अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, और प्लांट्स जो है ऑलमोस्ट, नॉट ऑल प्लांट्स, नियरली ऑल प्लांट्स, एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो नियरली को जरा डब्बा बना लो भाई, भूल जाओगे। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब एनवायरनमेंट का माहौल कैसा है, तो एम्बिएंट लिख लो, एनवायरनमेंट लिख लो भाई। नाउ in aquatic animals the osmotic concentration of the body fluid changes with that of the ambient air water osmotic concentration। अब ये तुम्हें aquatic animal की बात बता रहे हैं, तो इसको ना ऐसे बॉक्स बना लेना। आवाज आ रही सबको? Yes, ma'am. लिख लो कि जो ऑस्मोटिक एनिमल है ना, उसमें मैटर करता है कि ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आयन कितने हैं पानी में, ठीक है, एयर किस तरीके की है, पानी की ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, ये डिपेंड करता है होमोस्टेसिस के लिए। ठीक है, Now these animal and plant are simply conformers, तो ऐसे एनिमल और प्लांट सिंपली कॉन्फॉर्मर्स होते हैं। ठीक है, ऑल प्लांट्स नहीं है, नियरली ऑल प्लांट्स है। Now considering the benefit of the constant internal environment of the organism, we must ask why this conformer have not evolved to become regulator। अब ये क्वेश्चन बनता है कि सारे के सारे रेगुलेटर क्यों नहीं हो गए, कन्फॉर्मर्स क्यों हुए? ह्यूमन एनोलॉजी वी यूज्ड अबव, मच एज दे लाइक, हाउ मेनी पीपल कैन रियली अफोर्ड एन एयर कंडीशनर। ये कह रहे हैं कि वो इसलिए नहीं होते, तुम खुद सोचो कितने लोग हैं जो एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते हैं। अब अगर एक छिपकली को गर्मी लगेगी तो वो एयर कंडीशनर में तो नहीं जा पाएगी ना, वो तो मिट्टी के अंदर ही अपने बिल में ही जाएगी। मैनी सिंपली स्वेटेड आउट एंड रिजाइन देमसेल्फ टू सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन हॉट समर मंथ। थर्मो रेगुलेशन, अब यहाँ से अलाइन, वो उस क्वेश्चन का आंसर है। थर्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर मेंटेनेंस। ठीक है, लिख लो इसको। ध्यान से सुनना भी वाली बात। थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव, एनर्जी के टर्म्स में बहुत महंगा प्रोसेस है। इतनी मेहनत से एटीपी बनाओ और वो सारी की सारी वेस्ट कर दो। फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक शूज एंड हमिंग बर्ड्स। इनके लिए बहुत मुश्किल है कि यार सारी एनर्जी वो इसमें वेस्ट कर दें। हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो पीछे हमने पढ़ा था ना कि जो बर्ड्स होते हैं वो सारे वो क्या होते हैं, हमारे रेगुलेटर होते हैं, लेकिन हमिंग बर्ड्स के लिए ये बहुत महंगा प्रोसेस है, तो इस वजह से तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ना है इसे। हीट लॉस और हीट गेन इज अ फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, तो हीट बॉडी को मिलना और हीट बॉडी से जाना ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है।
जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा हीट लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है. सिंस स्मॉल एनिमल हैव ए लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम कम है लेकिन सरफेस एरिया उनका बड़ा होता है छोटे स्ट्रक्चर्स का. ठीक है, मतलब एक छोटी सी बॉल है, उसका अगर मैं वॉल्यूम बोलूँ तो बहुत अंदर वाला हिस्सा जो बोलूँ वो बहुत कम स्पेस है, लेकिन ओवरऑल आस पास तुम उसको हर जगह से छू सकते हो. तो सरफेस एरिया आउटर प्रॉपर्टी होती है ना उसके सरफेस के एरिया को जो छू सकते हो, तो वो उसका ज्यादा होता है. तो स्मॉल एरिया हैव ए लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम. इसको अंडरलाइन करो. स्मॉल एनिमल्स के पास लार्ज सरफेस एरिया, वॉल्यूम कम है. दे टेंड टू लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट. तो छोटे एनिमल ना बॉडी हीट बहुत जल्दी लूज करते हैं जब बाहर ठंडी हो. देन दे हैव एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट बॉडी हीट थ्रू मेटाबॉलिज्म. दिस इज द मेन रीजन व्हाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन. तुम पोलर रीजन में जाओगे ना तुमको बड़े बड़े जानवर मिलेंगे, छोटे छोटे नहीं मिलते. क्यों? छोटे जो एनिमल्स होते हैं इसकी वॉल्यूम छोटी, ठीक है, लेकिन इसका सरफेस एरिया बड़ा है, अवेलेबल एरिया बड़ा है चारों तरफ. ठीक है, तो ये जल्दी से हीट लॉस कर सकता है. इस वजह से कोई भी ठंडी वाले रीजन में ना बड़े साइज वो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे जिनका सरफेस एरिया बड़ा हो. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. ये लाइन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है. ये क्या कह रहे हैं कि भगवान ने खुद से क्या सोचा कि इवोल्यूशन के टाइम पे कि कांस्टेंट इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मतलब होमोस्टेसिस मेंटेन करने का जो मेहनत है वो बहुत ज्यादा है. इसलिए उसने कहा हर ऑर्गेनिज्म ये मेहनत नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने हर ऑर्गेनिज्म को क्या नहीं बनाया, रेगुलेटर नहीं बनाया. ये कहना चाहते हैं. समझ में आया थोड़ा सा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मम्मी ये लाइन रिपीट कर. कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन हुआ ना, नेचुरली हो रहा है, तो हम इमेजिन करते हैं नेचर कर रही है, नेचर को हम भगवान समझते हैं एक तरह से, राइट. तो भगवान ने सोचा कि जब इवोल्यूशन हो रही है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, हर किसी के बस की नहीं है इतनी एनर्जी वेस्ट करना कि उसको वो रेगुलेटर बना दे. क्योंकि जो भी रेगुलेटर होगा मतलब जो भी होमोस्टेसिस मेंटेन करता है उसको बहुत एनर्जी वेस्ट करनी है. तो उसने कहा छोटा सा बर्ड है, बड़ी मुश्किल से खाना जाता है, अब वो जो एनर्जी जनरेट कर रहा है वो अगर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में लगा देगा तो फिर तो दिक्कत है. तो इस वजह से नेचर ने क्या किया, सबको होमोस्टेसिस वाला ऑर्गेनिज्म नहीं बनाया. उसने कहा कुछ वार्म ब्लडेड होंगे, कुछ कोल्ड ब्लडेड होंगे. ठीक है, सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द कॉस्ट एंड बेनिफिट टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट आर टेकन इनटू कंसिडरेशन. जब इवोल्यूशन हो रही थी तो नेचर ने इस चीज का ध्यान रखा कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का जो खर्चा है उसका बेनिफिट ज्यादा है या खर्चा ज्यादा है. तो वो ऑर्गेनिज्म जो छोटे हैं साइज में उनका खर्चा ज्यादा था, इस वजह से उनको कॉन्फॉर्मर बना दिया. और जिन ऑर्गेनिज्म को फायदा ज्यादा है उनको रेगुलेटर बना दिया. तो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म फर्क पड़ गया. समझ आई बात? Yes, ma'am. या मैम. Some species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environment condition. Beyond this, they are simply conformer. अब ये बात बोलती उन्होंने कहा कुछ ऑर्गेनिज्म रेगुलेट कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर कुछ लिमिट तक, उसके बाद वो भी कन्फॉर्मर्स हो जाते हैं. तो नॉर्मल सी बात है. ठीक है, ये दो अलग लाइन्स है, इनको अलग से अंडरलाइन कर लेना. ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ आया? Yes, या ma'am. मैम. ये ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा जब तुम PYQ लगाओगे. ठीक है, थोड़ा और बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी. देखो जब थ्योरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए या बहुत ज्यादा हो जाए, PYQ लगाने से पता चलता है हमें कितना समझ आया. तो PYQ लगाना है इसकी, बहुत बहुत अच्छे से तुम्हें क्लियर होगा कि तुम्हें आता कितना है. इंटरेस्ट में अगर PYQ तुम, मैं बता रही हूँ, अगर तुम PYQ 100 लगा रहे हो तो मुश्किल से तुमसे शायद 50 होंगे. 50 हो जाए तो समझ जाना अच्छा रेट है. ठीक है, 60 हो गए तो बहुत ही बड़ी बात हो गई. ओके, तो मुश्किल से इतने होंगे एक्चुअल में इसके क्वेश्चन. इवोल्यूशन इकोलॉजी के क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं, हो नहीं पाते. तो इसके PYQ लगाना. Now, if the stressful external condition are localized or remain only for a short duration, the organism had two other alternative. ये कह रहा है. अच्छा चलो, एक मैंने बोल दिया वार्म ब्लडेड होते हैं. वार्म ब्लडेड को क्या बोलूंगी मैं, रेगुलेटर या कॉन्फॉर्मर? Regulator. एक कोल्ड ब्लडेड होते हैं, उनको हम बोलते हैं कॉन्फॉर्मर्स. ये तो Conformer. है पूरी जिंदगी के लिए, ये अपनी इंटायर लाइफ के लिए है ना. इंटायर लाइफ में इन्होंने ऐसे लेना है. अब ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कंडीशन है. ठीक है, ये कंडीशन है, तुम्हारा बुक में लिख लो, कंडीशन कर लो इसके ऊपर कि अगर स्ट्रेसफुल जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन है वो अगर उस जगह पे रहनी है और थोड़े से ड्यूरेशन के लिए रहनी है. ठीक है, मतलब ये एरिया है. ठीक है, लेट्स से ये एरिया है हमारा दिल्ली. अब दिल्ली में गर्मी रहनी है सिर्फ, और मैंने गलत बोल दिया, विंटर रहना है सिर्फ 3 महीनों के लिए. ठीक है, 3 महीने भी ज्यादा बोल दिए, चलो 2 मंथ के लिए रहना है विंटर.
ओके, अब ये स्ट्रेसफुल कंडीशन रह नहीं सिर्फ दिल्ली में, इससे उत्तर प्रदेश को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो दिल्ली में टेम्परेरीली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए विंटर आएंगे। उस कंडीशन में ऑर्गेनिज्म क्या करता है, कहता है मैंने अपनी नेचर नहीं चेंज करनी है कि मैं रेगुलेटर या कन्फॉर्मर हूँ। उस कंडीशन में ना वो दो चीजें कर लेता है ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, किससे सर्वाइव करना उसके, टेम्परेरी, क्या है टेम्परेरी, स्ट्रेस। स्ट्रेसफुल कंडीशन। हाँ, टेम्परेरी स्ट्रेस से सर्वाइव करने के लिए वो क्या करता है, टू पाथ पे जाता है, दो रास्ते चुनता है। एक को हम कहते हैं सस्पेंड हो जाता है वो, और दूसरे में हम क्या कहते हैं, माइग्रेट कर जाता है, भाग जाता है, शिमला भाग जाओ 2 महीने के लिए, है ना। अब ये दो कंडीशन पड़ेंगी, समझ आई बात। यस मैम। चलो, माइग्रेट। अब माइग्रेट क्या होता है, भाग जाना टेम्परेरीली, ठीक है, शिफ्ट नहीं होना परमानेंटली अभी। तो ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परेरीली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल कंडीशन। तुम्हें ये याद रखना है, टेम्परेरी वर्ड इसके साथ आया था माइग्रेट के साथ, ठीक है। स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटल एरिया, हॉस्पिटेबल मतलब जहां पर वो रह सकता है अच्छे से। When the stress period is over, in human analogy, this strategy is like a person moving from Delhi to Shimla for a duration of summer. अच्छा, ये एग्जाम्पल दिया इन्होंने। Many animal, particularly birds, during winter undertake long distance migration to more hospitable area. बर्ड से बहुत लेते हैं ठंडी में। एवरी विंटर द फेमस, अब ये आएगा भैया क्वेश्चन, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहाँ एग्जाम्पल आया वो इंपॉर्टेंट है। हर विंटर, हर सर्दियों में क्या होता है, कोयलाडो नेशनल पार्क भरतपुर इन राजस्थान। पहला तो क्वेश्चन यही है, कोयलाडो नेशनल पार्क तुमको कहाँ मिलता है, भाई राजस्थान में भरतपुर में मिलता है। होस्ट, ये यहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड आते हैं, कहाँ से, साइबेरिया से, समझ रहे हो तुम, एनआरआई बर्ड्स आते हैं ऐसे, साइबेरिया से बर्ड्स आते हैं, कहाँ पे, राजस्थान में। ओके, तो वो बहुत ठंडा ठंडा रीजन है ना नर्दर्न, इस वजह से वहां से आते हैं। ओके, यस मैम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है बेटा, आया होगा, डेफिनेटली आया होगा। तो माइग्रेशन टेम्परेरी होता है, ठीक है, तो परमानेंटली शिफ्ट नहीं होना है। इट्स लाइक फॉर जॉब पीरियड, मैं हैदराबाद चली गई 3 साल के लिए, फिर उसके बाद वापस आ गई, माइग्रेशन था ना ये, मैं वहां से आके वापस, राइट। यस मैम। आइए, सस्पेंड केस तुमको मिलेगा लोअर प्लांट्स वगैरह में, ठीक है, लोअर एनिमल्स में भी मिलता है, इन्वर्टिब्रेट्स में, तो लोअर ऑर्गेनिज्म में मिलता है। ये क्या करते हैं, एक तरह से मर जाते हैं टेम्परेरीली, या कह लो सो जाते हैं। इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स, पहले तो यही लिखो कि सस्पेंड के एग्जाम्पल क्या होंगे, बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स, तो ये इंपॉर्टेंट है। नहीं जाऊंगी, अरे जाऊंगी भाई, मैं वैसे एग्जाम्पल बोल रही थी नालायक को। Various kinds of thick-walled spores are formed which help them to survive unfavorable condition. These germinate on availability of suitable environment. अगर तुमको फंगस याद है, जो तुमको याद नहीं होगा, बहुत टाइम हो गया यार, ऑब्वियसली याद नहीं होगा, तो फंगस क्या करते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बना लेते हैं, इसके अंदर जीवित सेल है, लेकिन इसके आसपास ऐसी थिक लेयर बन जाती है कि अब ये स्पोर्स है ना, तो स्पोर्स का क्या लॉजिक होता है कि ये कुछ नहीं करते, इधर उधर घूमते रहते हैं, जब तक सुटेबल कंडीशन ना हो। सुटेबल कंडीशन मतलब फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन मतलब बढ़िया से फूड मिले, बढ़िया से रोशनी मिल जाए, चलो बढ़िया से हैबिटेट मिल जाए रहने का, है ना। जब ऐसी कंडीशन आएगी तब ये जर्मिनेट कर जाएंगे, ठीक है, और फिर क्या बना देंगे, फंगस बना देंगे, मोस्टली वहां मशरूम उगा लेंगे, राइट, तो ये बन गया हमारा मशरूम। तो ये होता है सस्पेंड, कि थोड़े टाइम के लिए मरे हुए कंडीशन में इधर उधर गिर रहे हैं, ठीक है, फिर जैसी कंडीशन सुटेबल होगी उठ गई। जैसे फॉर एग्जांपल, सुबह तुमको स्कूल के लिए उठा रहे हैं, अब तुमको स्कूल नहीं जाना है आज क्योंकि तुमने होमवर्क नहीं किया और आज टेस्ट भी है, मैं क्यों जाऊँ, तो तुमने क्या करना, तुमने फुल सोने की एक्टिंग करनी है, उठा ही नहीं जा रहा, उठा ही नहीं जा रहा, मम्मी उठा उठा पागल हो गई है, हार मान के मम्मी चली गई, तो जब तक तुम उठे नहीं वो थे तुम्हारी सस्पेंडेड स्टेज, ठीक है। फिर जैसी मम्मी बाहर गई वो होगी फेवरेबल कंडीशन, और तुमने देखा कि टाइम था 7:30 निकलना था, 8 बज गए, अब तो स्कूल नहीं जा सकते, राइट, तो अब होगी फेवरेबल कंडीशन, अब तुम उठ जाओगे, अब तुम ब्रेकफास्ट भी कर लोगे, तुम टीवी भी देख लोगे और तुम घूमने भी चले जाओगे। तो सस्पेंडेड स्टेज है कि जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है, सोने की एक्टिंग कर रहे थे, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगी, स्कूल का टाइम ओवर हो गया, तुम उठ सकते हो, है ना, अभी याद रहेगा ना। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ अंशुल, बहुत बार, मैंने तो बहुत बार किया, ये हरकत तो मैंने बहुत ही ज्यादा करी है। अच्छा ऐसा है प्रतिभा, नहीं मेरा काम कर जाता था, मेरी एक्टिंग अच्छी थी, हमारी कन्विंसिंग नहीं है। Various kind of thick-walled spores are formed which help them to survive unfavorable condition.
ये जर्मिनेट हो जाते हैं जब सुटेबल एनवायरनमेंट हो. इन हायर प्लांट्स सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सर्व एज अ मीन टू टाइड ओवर पीरियड ऑफ स्ट्रेस बिसाइड हेल्पिंग इन डिस्पर्सल. दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन. ये कह रहे हायर प्लांट में क्या हुआ, उसमें जैसे उसके बीज होते हैं ना, तो उसके बीज भी तभी जर्मिनेट करते हैं. यार बीज कहीं भी फेंक दो थोड़ी ग्रो कर जाएंगे. कॉन्क्रीट के फ्लोर के ऊपर फेंको, वहां से पौधा थोड़ी निकल जाएगा. उसको चाहिए थोड़ी मिट्टी, उसको चाहिए पानी, उसको चाहिए सनलाइट, तभी वो जर्मिनेट करेगा ना. तो वो कह रहे हैं हायर प्लांट्स में भी सीड ऐसे ही फैलते हैं और फिर वो जर्मिनेट कर जाते हैं. They do so reducing their metabolic activity and going into a state of dormancy. अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ऐसे कैसे फंजाई सस्पेंडेड स्टेट में चला गया. मैंने बोल दिया, मैंने बना दिया स्पोर, लेकिन स्पोर में हुआ क्या ऐसा कि ये स्पोर को मैं कह रही हूँ ये सस्पेंडेड है. ठीक है, ये है सस्पेंडेड. तो इसके अंदर था ऐसा क्या कि ये सस्पेंडेड स्टेट में हो गया. सोचने की बात है ना. वो क्या रहा था इसके अंदर, ये मर गया था? नहीं, मरा तो नहीं था, क्योंकि दोबारा जिंदा तो नहीं हुआ होगा. तो था तो ये जिंदा. लेकिन हुआ क्या इसके अंदर, दो चीजें हुई. एक, मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो थी इसकी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी थी वो हो गई थी रिड्यूस. इतनी कम हो जाती है कि ऑलमोस्ट एब्सेंट कह लो. मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिड्यूस हो गई इसके अंदर बहुत अच्छे से. और इसके अंदर क्या होता है, ड्राइनेस होती है. ये ड्राई रहते हैं. ठीक है, इनमें पानी नहीं आता. पानी के टच में आता है ना तो जल्दी डर्मिनेट हो जाते हैं. तो इस स्टेट को हम क्या कहते हैं, इस स्टेज को, या ये जैसे अब मैं इसे क्या बोलूं कि स्पोर सस्पेंडेड स्टेट में, तो वो कहते हैं इस स्टेज को हमने स्पेशल नाम भी दिया है, हम इसे कहते हैं डोरमेंसी. तो डोरमेंसी वो सिचुएशन है जब कोई भी, जैसे डोरमेंसी सीड में भी होती है कि कोई सीड जर्मिनेट नहीं करता जब तक स्प्रिंग नहीं आता. राइट. तो डोरमेंसी वो स्टेज होती है जब तक वो सस्पेंडेड फॉर्म में पड़ा रहेगा. ठीक है, उसका कहेंगे डोरमेंसी. ये समझ आया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. याद रखना मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो गई थी, ये सबसे बड़ा पॉइंट था इसमें. इन एनिमल द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट. सोचो एनिमल माइग्रेट नहीं कर पा रहा, माइट अवॉइड द, ये वाली. अब वो कह रहा है मान लो एक एनिमल है बेचारा, नहीं माइग्रेट कर पा रहा यार. हाँ बोल. वो क्या होता है, क्या बोल रही है बच्चा, मुझे सुन नहीं रहा. He was buffering. अब आ रही है? अब आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके आइए. इन एनिमल्स, सोचो एक एनिमल है बेचारा, कह रहा मेरे से नहीं हो रहा भाई माइग्रेट, अब क्या करूं. सो द फैमिलियर केस हम भालू में देखते हैं, है ना. भालू कहता है मैं तो नहीं जा रहा कहीं, मेरा तो राज है, मैं नहीं जाऊंगा कहीं. अब क्या किया जाए. भालू कहता है कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा जब ठंडी होगी तो हम क्या कर देंगे, हाइबरनेट. तो कंफ्यूजन होती है कि हाइबरनेट और एस्टिवेशन कब होती है. तो जब होती है ठंड, विंटर, तो भालू क्या करते हैं, हाइबरनेट, सो जाते हैं. इसे हम क्या बोलते हैं, विंटर स्लीप. Hibernation. Winter sleep. और जब बहुत ज्यादा ठंड हो जाती, गर्मी होती है, समर, तो क्या करते हैं, समर स्लीप. Estivation. इसे क्या बुलाते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहती है कि समर स्लीप को क्या बोलते हैं, विंटर स्लीप को क्या बोलते हैं, है ना. तो समर स्लीप को एस्टिवेशन बोलते हैं. कोई ऐसे मेरे दिमाग में कोई निमोनिक नहीं आ रहा, आएगा तो सोचो, मैं आ नहीं रहा. सम स्नेल्स एंड फिशेज. अच्छा, स्नेल्स और फिशेज भी करते हैं भाई, एस्टिवेशन में जाते हैं. ठीक है. नाउ प्रोबेबली हीट एंड डेसिकेशन. ठीक है, हीट या डेसिकेशन, ऐसे जल भुन ना जाए, ये कह सकते हो तुम. कहते सो जाते हैं. राइट. नाउ अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मैनी जू प्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन क्या होते हैं, छोटे छोटे, जू मतलब एनिमल,
स्पीशी लेक एंड पॉन्ड आर नोन टू एंटर डायापोज। अब ये कह रहे हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, इन्होंने समर और विंटर नहीं बोला, इन्होंने बोला अनफेवरेबल कंडीशन है, तो जू प्लैंक्टन जो तुमको मिलते हैं ना पानी के ऊपर तैरते हुए, वो चले जाते हैं द स्टेज ऑफ डायापोज। ठीक है, तो डायापोज क्या होता है? इट्स अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट, मतलब कि इनके अंदर क्या होता होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसे होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। हाँ तो लिख लो, डायापोज पे छोटा क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें एमसीक्यू आ सकता है, नीट में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्लाइड में 3 जगह हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, कहाँ गया एस्टिवेशन, एस्टिवेशन एंड डायापोज। ओके, हाँ ये कह रही है अंशुल, अंशुल कह रहा है एस्टिवेशन में एस आता है तो वो समर से रिलेटेड है, ऐसे याद रख सकते हो। एसडब्ल्यू होमवर्क से याद रख सकते हो, हाइबरनेशन विंटर स्लीप, हाँ ये भी कर सकते हैं, हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप, होमवर्क से याद कर लो। थैंक यू अंशुल, थैंक यू प्रतिभा। ठीक है, चलो आगे चले। Yes, ma'am. ओके, नाउ एडेप्टेशन। ओ बेटा एक क्वेश्चन तो यहाँ से आएगा पक्का, 100%, 100% नहीं यहाँ से क्वेश्चन आना एडेप्टेशन वाले पार्ट से। ठीक है, सो बी रेडी। Now, while considering a various alternative available to organism for coping with extremes in their environment, हमने बहुत सारी बातें कर ली कि बाहर के environment से वो कैसे डील करते हैं। We have seen that some are able to respond through certain physiological adjustment while others do so behaviorally. These responses are also actually their adaptation. So we can say that adaptation is any, now definition यहाँ आएगी, कह सकते हैं बेटा adaptation की definition यहाँ आएगी। Adaptation is any attribute of organism, मतलब मॉर्फोलॉजिकली या उसकी बॉडी के अंदर या बिहेवियर चेंजेस दिखे तुम्हें जो ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में और रिप्रोड्यूस करने में मदद करें, उसे हम अडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो अडेप्टेशन हो सकता है शरीर के अंदर चेंज आ जाए, बाहर से देखने में चेंज आ जाए, हरकतों में चेंज आ जाए एक ऑर्गेनिज्म की, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर रहा है एंड रिप्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो उसके लिए कोई मतलब नहीं है सर्वाइवल का। ठीक है, उसे कहते हैं अडेप्टेशन। तो ये अडेप्टेशन की डेफिनेशन डन आ सकती है आराम से। ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है इसमें, रिपीट कर। अडेप्टेशन का मतलब है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये रहा हमारा चूहा, ओ ये मछली बन गई, चलो मच्छी बना लेते हैं दिख रही है मच्छी, Yes, ma'am. मैं फिश हूँ इन केस किसी को डाउट हो। तो अडेप्टेशन क्या है इस मच्छी के लिए कि ये या तो अपने देखने में कुछ चेंजेस कर ले बाहर से, या बॉडी के अंदर अपने ऑर्गन्स और जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड ऑल दैट, उनमें कोई चेंजेस कर ले, या फिर अपनी हरकतों में चेंजेस कर ले, खाना खाने का टाइम अलग हो जाए, इसका सोने का टाइम थोड़ा अलग हो जाए, कोई भी ऐसा चेंज आ जाए, इनमें से किसी में भी चेंज आ जाए, हो सकता है तीनों पॉइंट में चेंज हो जाए, हो सकता है किसी 1-2 पॉइंट में चेंज हो जाए, जो भी चेंज आ जाए उसकी वजह से ये सर्वाइव कर जाए, एक ये अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव भी कर जाए और रिप्रोड्यूस भी कर पाए, तो मैं कहूँगी कि ये मच्छी अडेप्टेड है, इसमें अडेप्टेशन दिख रही है। तो अडेप्टेशन होती है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी चेंज आ जाए देखने में, शरीर के अंदर या उसकी हरकतों में, जिसकी वजह से वो सर्वाइव भी कर जाए और रिप्रोड्यूस भी कर पाए, उसको अडेप्टेशन कहते हैं। समझ आया? यस मैम। शाबाश, इसको अंडरलाइन करने का बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। मॉर्फोलॉजिकल अलग बताया, फिजियोलॉजी बताया है और बिहेवियर बताया है। मॉर्फोलॉजी देखने में, फिजियोलॉजी शरीर के अंदर प्रोसेसेस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड बिहेवियर, हरकतें तुम्हारी खराब है, उसके से अडेप्टेशन कहते हैं। मैनी अडेप्टेशन हैव इवॉल्व्ड ओवर अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड। यार कुछ अडेप्टेशन तो जेनेटिकली फिक्स्ड हो गई है, इतने सालों से हो रही है। जैसे 4 चेंबर का हार्ट होता है ना हमारा, डबल सर्कुलेशन है हमें, ये एक अडेप्टेशन है जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करवा पाता है, तो ये जेनेटिकली फिक्स है। आने वाली जनरेशन को भी 4 चेंबर हार्ट है, ऐसा नहीं है कि 2 चेंबर आने लग जाएंगे। ठीक है, in the absence of external source of water, the kangaroo rat in northern America desert is capable of meeting all its water requirement through its internal fat oxidation, in which water is a byproduct। तो क्या होता है कि कैंगरू जहाँ रह रही है, कहाँ रह रही है? नॉर्थ अमेरिका में। तो पानी की दिक्कत में वो कैसे सर्वाइव करती है? कैंगरू भी और कैमल भी वे क्या करते हैं, अपनी बॉडी में जो फैट है ना उनकी ऑक्सीडेशन करते हैं। फैट की कैसे ऑक्सीडेशन करते हैं? इसे हम कहते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। प्रोसेस नहीं जानना तुमको। इसकी वजह से जब ये बीटा ऑक्सीडेशन फैट की करते हैं ना, फैट को जब तोड़ते हैं तो उससे एनर्जी तो निकलती है, तो उसको निकालनी थी,
उसी के साथ एज अ बाय प्रोडक्ट पानी भी निकलता है, ये पानी वो खुद यूज कर लेते हैं, तो अपने शरीर के अंदर ही पानी बना लेते हैं वो फैट से। समझ आई? अंशुल Yes, अंशुल ma'am. हाँ Yes. हम कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। नाउ ये it also has the ability to concentrate its urine so that the minimal volume of water is used to remove excretory product। भाई वो अपने सूसू को भी कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं ताकि कम पानी वो बाहर वेस्ट कर पाए, ठीक है। प्लांट क्या अडेप्टेशन लेते हैं डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए, कौन से साइकिल मिलते हैं उसमें? Camp. Camp cycle. Cycle. बच गए। अरे ये भी रखा है, मैं एनसीईआरटी की तरह सोचने लग गई। ओ मुझे तो टाइम हो गया चैप्टर पढ़े। मैनी डेजर्ट प्लांट हैव अ थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सरफेस, तो उनके लीफ के ऊपर ना क्यूटिकल होता है, वो चिकनी चिकना सा होता है। एंड हैव देयर स्टोमेटा अरेंज इन डीप पिट्स, सनकिन स्टोमेटा होता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है ये। डेजर्ट प्लांट एडेप्टेशन लिख लो उसके ऊपर, ये क्वेश्चन बनता है, पूछेंगे तुमसे, बहुत शैतान है, इनडायरेक्टली पूछेंगे। नहीं डायरेक्ट पूछेंगे पर तुम ढूंढ नहीं पाओगे लिखा कहाँ था। देखो उन्होंने बताया कि पहली एडेप्टेशन क्या है, थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सरफेस, ठीक है, ताकि ट्रांसपीरेशन ना हो पाए। सो लीस्ट ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन से पानी भैया कम उड़ पाए। दूसरी एडेप्टेशन क्या है, स्टोमेटा कहाँ अरेंज होते हैं? इन द डीप पिट सनकिन स्टोमेटाज होते हैं। मतलब कि अगर ये लीफ है ना बेटा, तो तुम्हें स्टोमेटा ना तो ऊपर की तरफ नहीं मिलेंगे, ये ऊपर का सरफेस है, नीचे एडेक्स, चलो मैं साइंटिफिक टर्म नहीं बताना चाहती, ये जो बैक साइड होगी ना इसके, यहाँ पर तुमको स्टोमेटा मिलेंगे। तो सूरज की किरणें तो ऊपर पड़ी थी ना, स्टोमेटा नीचे छुपा रखे मैंने, तो सबको सूरज की किरणें रीच नहीं कर पाएगी, तो स्टोमेटा खुले, ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होता है ना, ट्रांसपीरेशन से बचाने के लिए। तो ये भी सेकंड पॉइंट है और इसका रीज़न भी यही है, ताकि वो ट्रांसपीरेशन बचा सके। ओके, समझ आया? Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. नाउ दे ऑल्सो हैव अ स्पेशलाइज्ड फोटोसिंथेटिक पार्ट। कैम उसकी तीसरी एडेप्टेशन है, जिसकी वजह से स्टोमेटा रिमेन रहता है क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम। रात में खोलते हैं ना वो कैम, याद है? स्वाद याद है Yes, तुम्हें? ma'am. Yes, मैं ma'am. लेट वाला एग्जाम्पल। सम डेजर्ट प्लांट लाइक ओपनचिया हैव नो लीव्स, तो ये इनके पास लीव ही नहीं है, कहते लीव्स ही नहीं रखने अप्पा ने। हैव नो लीव्स, दे आर रिड्यूस टू स्पाइन, उनकी लीव रिडक्शन होगी स्पाइन की, ठीक है। तो लीव्स मॉडिफाई हो गए इनटू स्पाइन्स एंड फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय फ्लैटेंड स्टेम। तो अगर लीफ नहीं है तो फोटोसिंथेसिस क्या हो रही है बेटा, उनके जो स्टेम है ना वो हरे हरे हैं और छोटे छोटे से पतले से हैं, तो जो भी पार्ट हरा होता है प्लांट के अंदर जनरली वह फोटोसिंथेसिस होती है, तो इसकी स्टेम फोटोसिंथेसिस कर रही है। तो क्लास के बाद एक बार ओपनचिया का पिक्चर देख लेना तो तुमको खुशी मिलेगी। तो ओपनचिया में स्पेसिफिकली एग्जाम्पल देके बताया है कि ये क्या अडेप्टेशन शो करता है। यार ये भी तुमको कैंप शो कर ही रहा होगा, ये डेजर्ट में मिल रहा है। उसके अलावा इसके पत्ते चले गए हैं, इनमें कांटे आ गए हैं, ठीक है। दुनिया में उसने कहा मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं कांटे बनाऊंगी, पर बिना खाने के कैसे जिएंगी? तो स्टेम कहता है मैं मदद करता हूँ, कोई बात नहीं, मैं फोटोसिंथेसिस करता हूँ, तू कांटे लगा। ये Yes, ma'am. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैर है भाई। चलिए आगे बढ़े। नाउ मैमल्स फ्रॉम, ओहो यहाँ भी इंपॉर्टेंट आ गया, एलेंस रूल को यहीं पे अंडरलाइन कर लेते हैं बढ़िया से। वैसे तो मैंने तुमको क्लास में कराया था पर छोड़ो, उस गली जाना ही नहीं। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स। देखो शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स हम इसको कहते हैं बॉडी एक्सट्रीमिटीज। बॉडी एक्सट्रीमिटीज, जैसे हिमाचल साइड जाओगे तो आपको वहाँ पे कान छोटे मिलेंगे, नोज छोटी मिलेगी, बॉडी एक्सट्रीमिटी छोटी होती है। मेरे कान छोटे हैं, मम्मी पे गए, लेकिन पापा पे नाक गई है, नाक बड़ी है। तो पापा तो पंजाब से थे ना, हिमाचल से तो थे नहीं, तो ऐसा धोखा हो गया मेरे साथ, जिसका मुझे मैम दिखाई, मेरे लेकिन कान नाक भी की तो नोक बड़े छोटी हैं, है। हम हिमाचल से हैं, हमारे कान भी ठीक ठाक ही बड़े हैं। बेटा तू तो फिर प्लूटो से आई है ना। हाँ अंशुल कैक्टस की तरह होता है, वो कंफ्यूज है। प्लूटो प्लूटो प्लेनेट है? नो मैम अब नहीं है, पहले था हाँ। क्योंकि वो IAU की डेफिनेशन में फिट नहीं हुआ था। अब उसको क्या बुलाते हैं आप? हाँ वो हम बुलाते नहीं उसको, है ड्वार्फ प्लेनेट बुलाते हैं अब हम उसको, है ना, राइट। सो क्या होता है, ओ यस थैंक यू शिवानी। सो क्या होता है कि जर्नली एक जर्नल ट्रेंड देखा जाता है, ठीक है। अगर तू जर्नल ट्रेंड देखेगी तो जर्नली ऐसा मिलेगा, लेकिन एक्सेप्शंस तो मिलती रहेगी ना। तो जर्नल ट्रेंड देखा जाता है कंपैरेटिवली जो एक्सट्रीमिटीज होती है वो छोटी होती है। और ये सिर्फ दिल्ली से शिमला कंपेयर नहीं कर रही, ये पूरी दुनिया को कंपेयर कर रहे हैं। तो कोल्डर रीजन में जहाँ भी जाओगे ना तो वहाँ पर तुमको एक्सट्रीमिटी कंपैरेटिवली कम मिलती है, ठीक है, साइज में। अब यही बात यहाँ लिखी है। तो कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स, ठीक है।
टू मिनिमाइज हीट लॉस। तो हीट लॉस को कम करने के लिए शोल्डर, ईयर एंड लिम्स वहां पे तुमको दिखते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया कम हो जाएगा ना तो हीट लॉस कम होगा। तो ये ओवरऑल देखा जाता है। नाउ इन द पोलर सीज एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील्स हैव अ थिक लेयर ऑफ ब्लबर। अब ये दूसरा है कि ठंडी ठंडी जगह पे ये जो सील पड़ी रहती है, सील देखी है तुमने डिस्कवरी में कभी? बड़ी क्यूट होती है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. बड़ी ऐसे होते हैं। तो वो बाहर जाके लेटती है, तो वो ना एक दूसरे के साथ चिपक के लेटना चाहती है ताकि ठंड कम लगे। तो कोई सील आएगी तो वो क्या करेगी, रेदर देन वो साइड में लेटे, अगर दो सील ऐसे लेटी है ना तो वो उनके ऊपर चढ़ेगी और बीच में घुसने की कोशिश करेगी, फिर उनको धक्का दे के वहां पे बीच में सो जाएगी। बड़ी मजेदार चीज होती है। तो वो कैसे इतने ठंडी में रहते हैं भाई? उनके पास थिक लेयर है फैट की, समझ रहे हो? फैट बचा रहे हो, जिसे हम बुलाते हैं ब्लबर। ठीक है, तो अपनी स्किन के नीचे होता है वो, ठीक है, ऊपर स्किन है, नीचे फैट नीचे होता है ना, ऊपर थोड़ी होता है फैट। तो अपनी स्किन के नीचे उन्होंने फैट की लेयर लगी है जिसको कहते हैं ब्लबर, जो उसको इंसुलेटर की तरह काम करता है और बॉडी हीट को रिड्यूस होने से बचाता है। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। ये लाइन इंपॉर्टेंट, एक ये लाइन इंपॉर्टेंट जहाँ पे एलेंस रूल है, तो इसकी डेफिनेशन तुमको लिखनी पड़ेगी, आएगी, बिल्कुल बिल्कुल बनती है। डर? Yes, ma'am. एलेंस रूल वो वाला रूल था जिसमें कॉमल कह रही है कि मैं एक्सेप्शन हूँ। ठीक है, तो तुम ऐसे याद रख सकते हो, ऐसे याद रखा करो, कॉमल को तो याद रहेगा। नो, खुशी 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 कह रही थी, सॉरी कॉमल नहीं, खुशी थी। Now, some organism possesses adaptation that are physiological which allow them to respond quickly to a stressful condition. कुछ physiologically बात कर रहे हैं, देख लेते हैं। If you had ever been to an high altitude like 3000 से ऊपर की जगह चले, रोहतांग पास गए हो मनाली में? ये हो गया, बता दो, गए हो? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, दुख होता मुझे तुम गए हो तो, मेरे को जाना है। अगर वहां जाओ तो क्या होता है? ले यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस व्हाट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस। जी हमने एक्सपीरियंस नहीं किया, हम गए नहीं, पर हमने बहुत सुना है इसके बारे में, हम एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। तो एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होती है, इसका एक छोटा सा लाइन लिख लेना, ठीक है, डेफिनेशन लिख लेना इसकी। तुम बोलोगे डेफिनेशन बहुत लिखाती है मैम, काम आती है। ओके प्रतिभा, सेट अप। तो इट्स सिम्टम इंक्लूड एल्टीट्यूड सिकनेस। क्या बहुत एल्टीट्यूड पे जाते हो ना तो जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज? Ma'am, increase. Increase. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, इसको कहते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। इसके सिम्टम्स क्या है बेटा? सिम्टम लिखे है ना तो इंपॉर्टेंट है। नोजिया, उल्टी जैसी फीलिंग आना किंतु उल्टी आई नहीं। फटीग, थकावट होना। हार्ट पैल्पिटेशन, हार्ट पैल्पिटेशन ऐसा होता है कि एक तो हार्ट मतलब ना आपको, आप चल रहे हो, आपको अपने सिर में दिल धड़कने की आवाज सुनाई देगी, धक 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 धक, और वो ना अलग तरीके से धड़के, मतलब एक तो ना लब डब लब डब, अब वो लब डब 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 लब लब ऐसे करके धड़केगा और तुमको तुम्हारे सिर में सुनाई देगी, अंदर से ऐसा लगेगा दिमाग के अंदर बीट हो रहा है। दैट इज हार्ट पैल्पिटेशन। कभी हुआ है तुम्हारे साथ? No, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. अच्छा, तो हार्ट पैल्पिटेशन भी होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके सिम्टम्स। दिस इज बिकॉज लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड। वाह भैया, हम सारे गलत थे। ओ भाई, हाई एल्टीट्यूड पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता है। यार अब तो ये हम सबको ठीक कर लेना चाहिए कि हायर एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट भी कम होता है, तो क्या होता है, हमारे को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से एल्टीट्यूड सिकनेस रहती है। द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, इसकी वजह से हुआ। तो उसने रीजन भी यहाँ लिख दिया। तो बेटा ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ में क्वेश्चन आंसर खुद ही दे दिया इसने सारा कुछ। बट ग्रेजुअली यू गेट एक्लिमेटाइज। एक्लिमेटाइज क्या होता है? आदत पड़ जाना। एक्लिमेटाइज मतलब तुम क्लास में आते हो, पहली क्लास किसी को अच्छी लगती, अच्छी भी लगती है तो थोड़ा नया नया लगता है, फिर एक हफ्ते के बाद तुमको आदत हो जाती है कि इस टाइम तो क्लास जाना ही है ना, तो उसको हम कहते हैं एक्लिमेटाइज करना, आदत पड़ जाना। तो धीरे धीरे तुमको आदत हो जाती है और फिर एल्टीट्यूड सिकनेस से फील नहीं होती है, ठीक है। तो थोड़े थोड़ी देर में आपको चीज़ों की आदत पड़ती है, वही बात कर रहे हैं वो। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? द बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन, अभी भी ऑक्सीजन तो लो ही थी, उसने क्या किया, आरबीसी का लेवल बढ़ा दिया। तो जैसे ही हिमाचल में जाओ गाल लाल हो जाते हैं, क्यों भाई? आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ऐसे नहीं ना हर कोई बेहोश हो जाएगा, धीरे धीरे एल्टीट्यूड सिकनेस आने लगती है, तो आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ जाती है बॉडी में, ताकि जितनी भी कम, अगर 100 मॉलिक्यूल है ना ऑक्सीजन के, तो 100 के 100 हमारी आरबीसी खींच ले, तो आरबीसी की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड बाय इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट, ठीक है। तो बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन की वो डिक्रीज कर देता है और किसी चीज के साथ, और ब्रीदिंग रेट बढ़ा देगा। तो ब्रीदिंग रेट बढ़ाया, क्या हुआ देखो, इसको ना ध्यान से लिख लेना। ओहो, बहुत कुछ बोल दिया कम वक्त तो नहीं, रुको। एल्टीट्यूड सिकनेस, बहुत बोला है तुमने, सुनना पड़ेगा, अब हमें लिखना पड़ेगा। हुआ क्या? O2 लेस एट टॉप प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा था?
Decrease. डिक्रीज Low. लो है ना, तो क्या हो गया, कौन है ये RBC की आरबीसी दिख रही है तेरे को, हेमराज नहीं भैया. कांक्षा है हमारी, पागल हो गई है? कांक्षा तुमको आरबीसी बोल रही है, छोटी बनाते तेरी तो कुछ कांक्षा हमारी, दो छोटी वाली कांक्षा हमारी। तो कांक्षा के साथ क्या हुआ, इसको सिम्टम आएंगे क्या, उल्टी का मन कर रहा है मम्मी, और थकावट हो रही है। थकावट हो रही है, मम्मी कहेगी फोन पे लगी रहती है इसलिए कुछ भी करो फोन की वजह से हो रहा है, और हार्ट पैल्पिटेशन हो रही है। हार्ट पैल्पिटेशन हो रही है। ये सोच रही हाय रब्बा प्यार तो नहीं हो गया, फिर आई खींच के थप्पड़ है, कोई प्यार नहीं हुआ तुझे, ड्रामे कर रही है। फिर क्या होगा, थोड़ी देर में इसकी बॉडी कहेगी रुक जा तुझे ठीक करते हैं, तो ये हो गई थी सैड, लेकिन ना थोड़ी देर में हमारी कांक्षा होगी खुश, क्यों भाई कपाल खोल लिया इसने मस्त, अब तो हीरोइन बनके घूम रही है ये, ठीक होगी कैसे, गुड नाउ, वाई, बिकॉज बॉडी आ- बॉडी इधर सुन लो, बॉडी फिजियोलॉजी एडजस्ट, बॉडी की फिजियोलॉजी ने एडजस्ट करा है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ है उसमें। तो क्या चेंज हुआ उसकी फिजियोलॉजी में, पहला इंक्रीज कर आरबीसी इंक्रीज हो कर गया। ली, दूसरा ब्रीदिंग रेट बढ़ गया ब्रीदिंग रेट बढ़ गया, ब्रीथिंग रेट भी बढ़ गया। और ये अननोइंगली हो रहा है, ये खुद से अपनी बॉडी में ऐसे, हाँ ऐसे अपनी बॉडी के अंदर जाके बोन मैरो में आरबीसी खुद नहीं बना रही है, वो उसको कुकिंग नहीं आती सही से, वो चाय नहीं सही बना पाती, वो उसका ब्रीदिंग रेट ऑटोमेटिकली बॉडी ने एडजस्ट कर लिया। ब्रीदिंग रेट बढ़ने से क्या हुआ, ब्रीदिंग रेट बढ़ा तो ऑक्सीजन मोर इन बॉडी, ठीक है, तो उसकी वजह से आरबीसी भी इंक्रीज हो गई तो ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होने लग जाएगी शरीर में, राइट। और एक और लाइन लिखी थी शायद, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी कम होती है, ये लाइन यार ये कंफ्यूजिंग है, यह लिख लो एचपी बाइंडिंग लेस, ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि जैसे वो आरबीसी बढ़ा रही है, एक थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, जैसे वो ब्रीदिंग रेट बढ़ा रही है, ऑक्सीजन को आने में टाइम तो लगेगा, तो क्या हो रहा था, जब ऑक्सीजन की कमी थी ना तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई थी, तो पहले तो उसने सबसे पहले उसने हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कम करी कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड के गले लगना बंद कर, फिर उसने ब्रीदिंग रेट बढ़ाया, ऑक्सीजन ज्यादा शरीर के अंदर आई, और साथ साथ में आरबीसी का रेट बढ़ाया, तो अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ज्यादा बाइंड कर रहा है, ठीक है, तो क्योंकि बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो रहा था, इस वजह से हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिशिएंसी को स्टार्टिंग में कम किया गया, फिर वो ठीक हो गई होगी, ये बात समझ आई। यस मैम। Yes, ma'am. बहुत कंफ्यूजिंग लाइन है कि एक तरफ तुम ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा रहे हो, दूसरी तरफ हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी कम कर रहे हो, ऐसा क्यों, तो ये समझना पड़ेगा कि यार ये लिख लो यार, मेरे को नहीं लगता समझ आया तुम्हें। तो बॉडी की फिजियोलॉजी ने क्या किया, रिड्यूस हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिशिएंसी, लिखो इसे, पहले तो उन्होंने रिड्यूस करी बाइंडिंग एफिशिएंसी, किसके साथ, विथ CO2, बिकॉज बॉडी में CO2 अभी ज्यादा है, फिर उसने क्या किया होगा, साइमल्टेनियसली उसने क्या किया होगा, आरबीसी एंड ब्रीदिंग रेट इंक्रीज, ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा, O2 मोर इन बॉडी, HB बाइंड विथ O2, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया, ओके, इस वजह से अब ये मस्त बाल लहराते हुए घूम रही है, क्लियर हुआ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. लो यार ये बेटा, जब उसको नोजेटिक फीलिंग हो रही थी ना, इस कंडीशन में उसकी बॉडी में क्या था, O2 लेवल लो था, CO2 का लेवल मोर था, तो को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला स्टेप होगा बॉडी का कि हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिशिएंसी कम कर दी, तो जितना CO2 है वो उससे बाइंड ना करे ताकि हीमोग्लोबिन वेला रहे, फिर हमने आरबीसी का नंबर बढ़ाया, ऑक्सीजन का नंबर बढ़ाया, अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है, तो बाइंडिंग एफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन मैंने इसलिए रोकी थी ताकि बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी है ना, उसके साथ हीमोग्लोबिन जब भी ना पाले, समझ आई, यो मैम, स्क्रीनशॉट ले लिया। यस मैम। यस मैम, ये तो बहुत ही पापी लाइन थी भाई, इस पापी लाइन को अलग से अंडरलाइन करना, क्योंकि ये गलत हो सकती है, क्योंकि अगर तुम बाकी पॉइंट्स पढ़ोगे तो एफिनिटी तो इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, तो याद रखना एफिशिएंसी डिक्रीज हुई है, सो इट डज नॉट
फाइंड विथ CO2 इन बॉडी। लिख लो यार, ये मुझे डर है, ये गलत हो सकता है। समझ रहे हो तुम मेरा खौफ, जो खौफ है Yes, तुमसे ma'am. ना। मैनी ट्राइब्स लिव इन द हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय। तो जो ऊपर रहते हैं, है ना, उनके आरबीसी काउंट, अब पहले तो मुझे लगता नहीं है कि मुझे ब्लड सैंपल लेने देंगे, भगा देंगे, पर लेंगे तो ना उनके आरबीसी काउंट ज़्यादा ही होंगे हमसे। ठीक है, चले आगे। Yes, ma'am. ये हम इन जनरल बात करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा नहीं कि दिल्ली वालों के अंदर खून कम है, यार हमारे पास भी खून है। जर्नल पॉइंट बोल रहे हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। जो अपने शरीर का ध्यान रखता है बिल्कुल उसके अंदर अच्छे से खून वून होगा, कोई चक्कर नहीं है, राइट। इन मोस्टली एनिमल्स में द मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड हेंस ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोसीड ऑप्टिमली इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। जैसे एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर है ना 37 डिग्री सेल्सियस में, इंसानों के केस में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन मेरी बॉडी में मस्त हो रहे हैं। बट देयर आर माइक्रोब्स यानी आर्के बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया होते हैं ये, एंशियंट बैक्टीरिया होते हैं, सबसे पुराने यही है, सबसे पुराने इन्होंने दुनिया देखी है भैया। दैट फ्लरिश इन हॉट स्प्रिंग, भाई बहुत गर्मी वाली जगह रह रहे हैं, एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जो वोल्केनोज होते हैं सी के अंदर, वे टेम्परेचर इज अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस। हाउ इज दिस पॉसिबल? वो रह लेते हैं, उनके पास एडेप्टेशन है। नाउ सिर्फ और क्वेश्चन पूछ रहा है ये, मैनी फिशेस थ्राइव इन अंटार्कटिका वाटर, ठीक है, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन होता है उनके ब्लड में, कि वो हमेशा 0 से नीचे लेवल पे रहते हैं, तो उनकी बॉडी जमती क्यों नहीं है? भैया उनके पास फ्रीजिंग मटेरियल है, अपने पास एंटी फ्रीज है, उनके पास, हमारे पास नहीं है। A large variety of marine invertebrate and fish live in a great depth in ocean where the pressure could be more than 1000 times the normal atmospheric pressure। हाँ, यहाँ कंफ्यूज हुई थी मैं। ओके, जब पानी के अंदर जाते हो ना तो प्रेशर बढ़ता है, टॉप पर जाते हो प्लेन्स में तो प्रेशर डिक्रीज होता है एयर का, ठीक है, ये कंफ्यूजन होती है। वो कह रहे हैं कि जो बिल्कुल नीचे रहते हैं ओशियन में, जहाँ पे सनलाइट भी नहीं जाती, वहाँ पे बहुत प्रेशर है पानी का, तो फिर वो कैसे रह लेते हैं इतने प्रेशर में? यार वो इसलिए रहते हैं, उनकी बॉडी वैसे हो जाती है। जो बहुत प्रेशर में रहते हैं उनकी बॉडी तुम्हें दिखेगी फ्लैट फिश दिखेगी, तुम्हें चपटी दिखेगी, और वो अंधे भी होती हैं। क्यों? क्योंकि लाइट तो है नहीं, देखेंगे क्या? उनमें फ्लोरेसेंस भी होती है, कुछ ने अपनी बॉडी में ही लाइट बना लिया, तो चलते फिरते बल्ब होते हैं, ठीक है। ओके, ये सवाल पूछ रहा, हाउ लिविंग इन सच एक्सट्रीम एनवायरनमेंट शो अ फैसिनेटिंग एरो बायोकेमिकल एडेप्टेशन। अच्छा, आंसर इसने एक नहीं दिया, सवाल इसने 6 पूछ लिए। इग्नोर कर देना इसे, कोई शिक्षा नहीं मिली तुम्हें इसे पढ़ के। आइए, सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियर रिस्पॉन्सेज। अब कुछ की आदतें ऐसी हैं, वेरिएशन, इन्वायरमेंट में वेरिएशन से कॉप अप करने की। जैसे माहौल घर का आज ज़्यादा गर्म है तो तुम चुप रहोगे, माहौल घर में बहुत खुशी वाला है तो तुम्हें जो भी मांगना है मांग लोगे, है ना। तो तुम अपने बिहेवियर से कॉप अप करते हो सिचुएशन में, ऐसी होता है ना, होता है Yes, कि नहीं? ma'am. यस मैम। है ना। एक बार स्कूल में मेरे को मनाली जाना था, स्कूल ट्रिप पे, मेरे को पापा से परमिशन ली थी, मम्मी कह रही पापा से पूछ ले, मैं कहूँ मैं कहा आप नहीं पूछोगे? कहते नहीं पूछेंगे। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, मैंने वेट किया 2 दिन, माहौल तो कुछ खास हुआ नहीं। फिर एक दिन मुगले आजम आ रही थी, उस दिन मुगले आजम पहली बार टीवी पे कलर फॉर्म में आनी थी, तो बहुत बड़ा इवेंट था वो। मैं रहती थी पंजाबी कॉलोनी दिल्ली में, तो वहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट था वो, कि सब अपने घरों में मुगले आजम देख रहे हैं। मुगले आजम चल रही है, मैंने वेट किया, पिक्चर चल रही, पापा को देखा मैंने, पापा सैलेड खा रहे हैं, खुश है खुश है खुश है। मुगले आजम काफ़ी आगे चली गई, गाना आ गया वो कलरफुल वाला, पापा बढ़िया खुश थे। तब बोला मैंने मनाली जाना है। क्या लगता है परमिशन मिली होगी? Yes, ma'am. Yes, बिल्कुल ma'am. मिली है भाई। अरे ऑल अबाउट टाइमिंग, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। सही टाइम पे पूछा करो, चीज़ें सही हो जाता है। मेरे को मिल गई थी। हाँ, वो अलग बात है, मेरी पूरी मुगले मैम आजम हमने खराब होगी प्रिंसिपल इस सर चक्कर से में कि। मैम हाँ बोल बोल, तू बोल ले, तू मैम अपनी हमने बात। प्रिंसिपल सर अपनी वाइफ को गाड़ी लेने गए थे, मतलब रिटायरमेंट है ना उनकी, तो उसके लिए गिफ्ट देने गए थे। हम सोचा उस दिन खुश होंगे, सर बहुत खुश थे, मतलब सुबह अनाउंसमेंट कर दी कि धाम दे रहा हूँ मैं रिटायरमेंट की खुशी में। हमने सोचा आज खुश है, आज जाके सर से बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफिस जाके हमने ये बोला कि सर फेयरवेल भी करवा दो, और सर ने टेबल पे हाथ फोड़े और हमें पूरे मेरे पापा तुम्हारे प्रिंसिपल सर के नेचर से डिफरेंट थे, मैं यही कह सकती हूँ। प्रिंसिपल सर मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते वर्ल्ड में, इतने बुरे हैं ना। कोई बात नहीं, चल छोड़, क्या कर मैम सकते हैं अब हमारा उनका। तो पूरा ऐसे 12 साल का सफर ही खत्म हो गया, हमारी तो फेयरवेल ही कट होगी। दुख हुआ मुझे। हाँ बिल्कुल शिवानी, ऑब्वियसली
सम ऑर्गेनिज्म, चलो आओ भाई, सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियर रिस्पॉन्स, अभी ऐसी बिहेवियर की बात करने वाले हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल डेजर्ट लिजर्ड लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी दैट मैमल हैव टू डील विद द हाई टेम्परेचर। मुझे सबसे बढ़िया लिजर्ड का एग्जांपल लगता है, इसको करो ऐसे एग्जांपल करके, है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो हमें को चिपकलियाँ मस्त लगती है, चिपकलियाँ कहती है ओहो हो मेरी बॉडी बहुत ठंडी है, चलो धूप सेकते हैं, बस जाके धूप में लेट जाती है ना, पूरा बिना ऐसे अच्छे से टैन ले रही है अपनी बॉडी के ऊपर। हम क्या हम इंडियन जैसे टैन हो जाते हैं, हम पहले परेशान है। लेकिन अगर तुम गोवा वोवा जाओ तो स्पेशली आपको दिखेंगे फॉरेनर्स आ रखे हैं जो टैन होना चाहते हैं, है ना। तो मस्त धूप में लेटी है वो, उनकी तरह मस्त धूप सेक रही है, फिर सडनली उसको रियलाइज होता है कि मेरी बॉडी ना ज़्यादा गर्म होगी तो मेरा यही तंदूरी लिजर्ड बन जाएगा, फिर भागती है वो। तो कभी डिस्कवरी पे देना, लिटरली भागती है और फिर मिट्टी के अंदर घुस जाती है। अब वो मिट्टी के अंदर घुसती है ताकि वो ठंडी हो जाए दोबारा से, ठीक है। तो यही वो काम करती है। अब उसके पास फिजियोलॉजिकल एबिलिटी तो है नहीं शरीर के अंदर बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करे, तो वो क्या करती है, दे बास्क इन सन, मस्त धूप सेकती है, एब्जॉर्ब हीट, बढ़िया से हीट लेती है, और जब उनकी बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है बिलो द कंफर्ट जोन, जब बहुत ठंड होती है तब वो हरकत करती है, बट मूव इनटू शेड, भाग कर शेड में जाती है जब रिक्वायर्ड टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसको चाहिए था 37 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल, तो अगर उसका 20 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर है तो मस्त धूप सेकेगी। जैसे ही 37 हुआ, जैसे ही 38 होने वाला हुआ, भागते छुप जाएगी कि भाई जल ना जाऊं मैं। तो सम स्पीशीज आर कैपेबल ऑफ बरिंग इनटू द सॉइल टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम अबव ग्राउंड हीट। तो मिट्टी के अंदर काफी लोग छुपते हैं, रेप्टाइल स्पेशली। डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसलिए बेटा अगर ठंडी के टाइम पे, अच्छा ये खत्म हो गया वाला पार्ट, इसलिए बेटा अगर तुम कभी नोटिस करो ठंडी के टाइम पे जाओ, क्या कहते हैं, बहुत ठंड या बहुत गर्मी के टाइम पे अगर तुम रेप्टाइल हाउस जाओ जू में, तो तुमको रेप्टाइल्स देखने को नहीं मिलती। तुमको एक ढंग के टेम्परेचर में जाना, स्पेशली गर्मियों में। बहुत गर्मी में जाओगे ना तो वो हमेशा अंडरग्राउंड ही होते हैं, तुम्हें सांप देखने को नहीं मिलेंगे, वो शेड में छुपे हुए बैठे होते हैं। तुम जाओ जब थोड़ी सी ठंडी है तो बाहर धूप आती है ना, वो धूप सेकने के लिए आते हैं, तब तुमको बहुत अच्छे से रेप्टाइल हाउस दिखाई देगा। तो दिस इज वन थिंग, अगर तुमने कभी नोटिस किया हो तो। मेरा जू, मैं जू जाते हो बहुत नोटिस करती हूँ, तो इसलिए। समझ आ गया? Yes, ma'am. पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स ये वो पार्ट है जो तुमको सही से नहीं आता है ना, वही है ना। कल एक्स्ट्रा क्लास होगी या नहीं है मैं तुमको बता दूंगी, आई एम नॉट श्योर येट। अगर कैंसिल हुआ ट्रैवल का तो डेफिनेटली होगी, ठीक है। आई लेट यू नो, मैसेज कर दूंगा। मैसेज से लाया, अरे कौन थी, कल मैंने बताया था ना एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, वो कौन सी बेचारी बच्ची मुझे सुबह, भाई सुबह कॉल करना होता है नॉर्मल कॉल किया करो, मेरा नेट बंद होता है, व्हाट्सएप कॉल सुनाई थोड़ी देगी मुझे, है ना। यस मनीषा, हाँ मनीषा बेटा नॉर्मल कॉल किया कर। चलो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स इन नेचर, नेचर में we rarely find isolated single individual of any species। तुम्हें अकेले कभी कभार मैडम बैठी दिखाई देगी, लेकिन वो फोन पे चैट ही कर रही होगी, ठीक है। तो आपको अकेले रहते हुए कोई नहीं दिखेगा जनरली। बहुत फ्रस्ट्रेट होने के बाद 1-2 महीने अकेले रह लेता है इंसान, फिर घर आना पड़ता है ना। मेजोरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप्स एज वेल इन ए वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया। तो हम घर के अंदर अपने ग्रुप के साथ झुंड में रहते हैं, है ना। शेयर और कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज, हम शेयर भी करते हैं, खाना मम्मी और मैं साथ में खाते हैं, और थोड़ा थोड़ा कम्पीट भी करते हैं। मम्मी मुझे ज़बरदस्ती पराठे खिलाने की कोशिश करते हैं ज़्यादा, और मैं फिर पेट पकड़ के बैठ जाती हूँ, मुझसे नहीं खाया जा रहा, समझ रहे हो, चलता रहता है। पोटेंशियली इंटरब्रीड, अब पोटेंशियली इंटरब्रीड का कॉन्सेप्ट अलग हो गया। तो सेम स्पीशी इंटरब्रीड भी करेगी जो साथ में रह रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन ह्यूमन में इंटरब्रीड करती है ना, एंड दस कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन, तभी एक पॉपुलेशन बनती है। ऑल द टर्म इंटरब्रीड इम्प्लाइज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। अब ये बढ़िया बात बोल रहे हैं, ध्यान दे, इंटरब्रीड बोल रहा है, इसका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। Group of individuals resulting from even asexual reproduction is also generally considered as population for the purpose of ecological study। तो जो asexually reproduce कर रहे हैं बेटा वो भी एक population कहला सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये तुम्हें आगे चल के किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है बहुत अजीब तरीके से। जितना अजीब तरीके से ये लिखा है उतना ही अजीब तरीके से पूछा जाएगा, ओके समझ आई। तो ऐसा नहीं है, कहना क्या चाहता है यार, ये एरिया है, इस एरिया में ऑर्गेनिज्म झुंड बना के रह रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड भी कर सकते हैं। मान लो इनमें से कोई इनफर्टाइल है, इसका मतलब ये थोड़ी ना ह्यूमन स्पीशीज से बिलोंग नहीं करता है, इनफर्टाइल कपल्स भी तो होते हैं ना, सो दे आर आल्सो बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशी। वो भी ह्यूमन पॉपुलेशन बनाते हैं, पर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं सेक्सुअली, ठीक है, समझ आई। Yes, ma'am. आइए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल बैक्टीरिया होगा, इंसानों में मत लगा लेना भाई कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे वो असेक्सुअली कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने अपना हाथ निकाला फेंको और एक और साक्षी आ गई, रब ना करे ऐसा हो, एक ही बहुत है।
All the cormorants in a wetland, rats in the abandoned dwelling, teak wood trees in a forest tract, bacteria in a culture plate, and lotus plant in a pond are some example of population. Example देना ना population के. Cormorant क्या होता है? रुकना. Cormorant birds की प्रजाति है. ओह, aquatic bird की प्रजाति है. कितना नोनू सा bird है. नहीं, इतना होना नहीं. दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पा रखिए. सब population है. In earlier chapter you have कितनी बार एनसीईआरटी को बताए हम. इन अर्लियर चैप्टर यू हैव लर्नड. नहीं, इन्होंने नहीं पढ़ा तो इनको कुछ याद नहीं है, ये भूल जाते हैं. गजनी के भाई बहन है, तो हम ये लाइन ही काट देंगे. Although an individual organism is the one that has to cope with the change environment, it is at the population level that natural selection operates to evolve the desired trait. भाई साहब ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लाइन है, ये लिखो. देखो, इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म होता है वही इन्वायरमेंट से कॉप अप करता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर बाहर सुनामी आ गई, लेट्स इमेजिन ये गैलापागोस आइलैंड है. कहाँ है गैलापागोस आइलैंड? यहाँ है गैलापागोस आइलैंड. ये गैलापागोस आइलैंड है. ठीक है. भवंडर आ गया यहाँ पे, बढ़िया से टोर्नेडो चल रहा है. यहाँ बेचारी डार्विन फिंच पड़ी है. अब यार मैंने फिंच बनाई तो कबूतर बन जाएगा. ये डार्विन फिंच है. ठीक है, एडजस्ट कर. अब जब ये सुनामी, ये मतलब टोर्नेडो यहाँ आया है, तो इंडिविजुअली डील कर रही है ना इससे. इसके ऊपर हवाएं चल रही है ना, तो यही डील कर रही है इंडिविजुअल लेवल पे. अब ये लाइन यहाँ पढ़ो. इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज द वन दैट कॉप अप, जो मैनेज करता है विद द चेंज एनवायरनमेंट. वो अकेला झेल रहा है चेंज एनवायरनमेंट को. लेकिन जो नेचुरल सिलेक्शन है, जो चेंजेस आते हैं ना किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो पॉपुलेशन लेवल पे आते हैं. नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन लेवल पे बात करती है, वो सिर्फ इंडिविजुअल नहीं. ऐसा नहीं है कि मैं पत्थर खाने लग जाऊं तो आने वाली सारी जनरेशन में लोगों के दांत बहुत सॉलिड हो जाएंगे क्योंकि मैं पत्थर खाती थी. वो पूरे पॉपुलेशन लेवल पे चलेगा. ठीक है. तो जो नेचुरल सिलेक्शन है वो पॉपुलेशन को चेंज करती है, लेकिन इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को इंडिविजुअल अकेले भी झेलता है. ये बात समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जब भी डार्विन फिंचेस की बीक चेंज हुई थी तो ऐसा नहीं कि एक की चेंज हुई थी. पॉपुलेशन, वहां पर पॉपुलेशन होगी उस पर्टिकुलर आइलैंड पे कि बीक का शेप सबका चेंज हुआ. तो नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन लेवल पे वर्क करती है. तो ये कहीं लिख लो यार. नेचुरल सिलेक्शन वर्क एट पॉपुलेशन लेवल. ऐसा मत समझ लेना कि चलो आज से मैं ये हाथ यूज करना छोड़ दूँ, सारे इंसानों के अंदर ये हाथ यूज होना बंद हो जाएगा. हाथ एक टाइम आएगा हाथ ही नहीं होगा. ये इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं हो तुम सब, हैं? मैं भी नहीं. ओके. नाउ population ecology is therefore an important area because it links ecology of population genetics and evolution. population ecology इसलिए important है. तुम population को पढ़ो, उसकी ecology पढ़ो, evolution भी समझ आती है कि कोई population में कोई ऐसा क्यों दिखता है या ऐसा behave क्यों करता है, वो evolution से related है. तो अब हम जो भी पढ़ेंगे ना वो population के term पे पढ़ेंगे. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं समझ आया? ठीक है भैया. आइए. ओहो 1 मिनट रह गया. 1 मिनट में क्या पढ़ा लूँ मैं, बताओ. हाँ तो गई मैम स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं. आई एम सो फनी. A population has certain attributes whereas an individual organism. ओ अरे हाँ यार ये लिख लो. कंपेयर करना है तुम्हें पॉपुलेशन को इंडिविजुअल के साथ. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है. इस पूरे पैराग्राफ में यही करेगा ये. देखो ये कह रहा है पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म के इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के नहीं होते. ठीक है. एट्रीब्यूट्स हम अभी आगे पढ़ेंगे. पहली लाइन तो ये एक चेंज है जो तुमको लिखना पड़ेगा साइड में. मैं लिख रही. इंडिविजुअल में बर्थ होगा या डेथ होगा. किसी इंडिविजुअल का बर्थ होता है या डेथ होती है, लेकिन पॉपुलेशन पे बर्थ रेट होता है और डेथ रेट होता है. राइट. रेट वर्ड आएगा. ओके. It hence express are the change in number increasing with respect to member of the population. तो ओवरऑल नंबर में क्या चेंज आया उसको रेट बोलते हैं बेसिकली. ठीक है. तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. याद रखना कि बर्थ रेट डेथ रेट पॉपुलेशन में आता है, इंडिविजुअल में नहीं आता. ये बात समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बहुत बढ़िया. एग्जाम्पल दे रहे हैं तुमको. एग्जाम्पल. इफ अ पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट. अच्छा यार इस पे क्वेश्चन था यार पीवाई की. एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को उठा के मॉडिफाई किया गया था. अगर एक पॉन्ड में 20 लोटस प्लांट है. लोटस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? Nilambu. हाँ निलंबित कर दिया. सो लास्ट ईयर एंड थ्रू रिप्रोडक्शन की वजह से 8 न्यू आ गए. तो 20 में 8 बच्चे और आ गए.
टेकन द करंट पॉपुलेशन 28 की होगी। अरे इतनी मैथ तो आ गई हमें। वी कैलकुलेट द बर्थ रेट कैसे निकालोगे? टोटल थे 20, ऐड हो गए उसमें 8, कितने बड़े? 0.4। काट पीट कर लेना, मुझसे मत करवाना। हर साल 0.4 बढ़ रहे हैं 0.4 इंडिविजुअल तो कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली जब भी आप रेट लगाते हो ना तो वैल्यू पॉइंट्स में आ सकती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन रेट वगैरह की वैल्यू पॉइंट में आती है, तो घबरा मत जाना। ऐसा नहीं है कि आधा इंसान का रेट इंक्रीज हुआ है। पॉपुलेशन रेट हमेशा पॉइंट में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो पॉपुलेशन रेट पॉइंट में आ सकता है, लेकिन इंडिविजुअल तो नहीं बात कर सकते ना कि यहाँ पर 3.5 लड़कियां थी और 4.5 लड़के थे, ऐसा तो नहीं कह सकते, राइट। Yes, समझ ma'am. में आया? हाँ, हे कैम मत देना, तुम्हारा पता भी नहीं है वैसे दिमाग का। अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। हाँ जी, सेक्स रेशियो होता है यहाँ पे, महिलाओं का सेक्स रेशियो, मेल सेक्स रेशियो, चाइल्ड सेक्स रेशियो। एन इंडिविजुअल इज एदर अ मेल और फीमेल। एक इंडिविजुअल तो लड़का लड़की हो सकता है या ट्रांसजेंडर हो सकता है। गलत बात है, ये लिखते क्यों नहीं? मुझे प्रॉब्लम है चीज़ों से। और ट्रांसजेंडर वो भी तो जेंडर है, थर्ड जेंडर कहते हैं उसे, तो हिंदुस्तान का संविधान भी कहता है। एनसीईआरटी कब कहेगी? बट ए पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो। पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो होगा। मैं पॉपुलेशन देख के बोल सकती हूँ कि 60% यहाँ पे फीमेल है, 40% यहाँ मेल है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सेक्स रेशियो मिलेगा। क्लियर? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, सर इज हियर।